युवा कैंपस जीएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम रिंकू भारती। आपको इस चैनल पर मैं जीएस पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैंने पॉलिटी और हिस्ट्री की क्लास शुरू की है। और पॉलिटी में आपको मैं कई वीडियो दे चुका हूं और हिस्ट्री पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। हिस्ट्री के आज का जो टॉपिक है ऐतिहासिक स्रोत आज का टॉपिक है। इससे पहले भी मैं ऐतिहासिक स्रोत पढ़ाया था। तो ऐतिहासिक स्रोत में मैंने आपको बताया कि ऐतिहासिक स्रोत का मतलब ही होता है कि इतिहास को जानने के साधन, इतिहास को कैसे जाना जा सकता है, वही आपको मैं बता रहा हूं कि ऐतिहासिक स्रोत, इतिहास को जानने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। यानी इसका अध्ययन करने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होगी: साहित्यिक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी साक्ष्य। जिसमें से साहित्यिक साक्ष्य मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। इसमें आप पीछे वीडियो पे जाकर साहित्यिक साक्ष्य देख सकते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों को मैंने तीन भागों में बांटा था। एक, अगर आप देखोगे पुरातात्विक साक्ष्यों में, पहला था अभिलेख, दूसरा था सिक्के और तीसरा था स्मारक। स्मारक या फिर कहो भवन या फिर कह सकते हो मूर्तियां। तो पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब यानी इतिहास को जानने के लिए साहित्यिक साक्ष्य है। पीछे वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, बड़े अच्छे से गहनता से मैंने आपको ये पढ़ाया है। और पुरातात्विक साक्ष्यों में भी अभिलेख वाला पार्ट में करा चुका हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिक्कों से शुरू होगा और मूर्ति, स्मारक, भवन इसमें बताए जाएंगे। तो पुरातात्विक साक्ष्यों की मैं बात कर रहा हूं। पुरातात्विक साक्ष्यों में मैं अभिलेख पढ़ा चुका हूं, साक्ष्य साक्ष्य पूरे पढ़ा चुका हूं। तो बात करते हैं आज सिक्कों की। तो अगर सिक्के से कैसे इतिहास को जान सकते हैं, उससे पहले तुम ये देखिए सबसे पहले कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ये भी बहुत क्वेश्चन आता है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आपको बताना है कि जो सिक्कों का अध्ययन होता है उसे न्यूमैथमेटिक्स कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमैथमेटिक्स, या अगर इसे हिंदी में देखें तो मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सबसे पहली बात, ये जनरली क्वेश्चन है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या क्या कहते हैं, तो न्यूमैथमेटिक्स या फिर मुद्रा शास्त्र कहते हैं। और अगर मैं बात करूं जो प्राचीन काल था, प्राचीन काल के अंदर जो सिक्के होते थे वो चित्र होते थे, उनपे कोई लेख नहीं होता था। प्राचीन काल के सिक्कों पर लेख नहीं होता था बल्कि चित्र होता था। जो ऐसे सिक्के होते थे जिन पर लेख ना होकर चित्र हो, तो ऐसे सिक्कों को प्राचीन काल के अंदर पंचमार्ग सिक्के कहा जाता था। पंचमार्ग या फिर इसे आहत सिक्के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है कि प्राचीन काल में सिक्कों को क्या कहते थे जिन पर चित्र होते थे, लेख नहीं होते थे, उनको पंचमार्ग या फिर आहत सिक्के कहते थे। आगे चलकर ऐतिहासिक काल में या ऐतिहासिक ग्रंथों में इन्हीं पंचमार्ग सिक्कों को कृषापन कहा गया। इन्हीं सिक्कों को कृषापन कहा गया। और जो कृषापन सिक्के थे अधिकांश ये चांदी के सिक्के होते थे। ध्यान से सुनो, मैंने कहा कि प्राचीन काल में सिक्कों पर लेख नहीं होता था बल्कि चित्र होता था, और ऐसे सिक्कों को पंचमार्ग या फिर आहत सिक्के कहते थे। ऐतिहासिक ग्रंथों में इन्हीं सिक्कों को कृषापन भी कहा गया है, जो अधिकांश चांदी के होते थे। तो ये सिक्के तुम्हें याद रखने हैं कि किस तरीके के सिक्के होते थे। वैसे अगर मैं बताऊं, सिक्के हम केवल आज इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें इतिहास का अध्ययन करना है कि इतिहास के अध्ययन में सिक्कों की भूमिका क्या है, ये मैं तुमको बता रहा हूं। लेकिन जैसे जैसे हम राजवंश पढ़ेंगे, वंश पढ़ेंगे या वंशों के राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं आपको उन्हीं राजाओं ने जो जो सिक्के चलाए थे उन सिक्कों की बात करूंगा। आज केवल इतना ही कि सिक्के जो हैं कि किस तरीके से इतिहास को जानने में मदद करते हैं। कुछ सिक्कों की अगर मैं बात करूं,
जैसे कुछ सिक्कों की अगर मैं बात करूं, पहला मैं इस सिक्कों के बारे में बता रहा हूं। यहाँ पर सिक्का एक से एक था कि मतलब वीणा बजाते हुए, वीणा बजाते हुए सिक्का, यानी कि वीणा बजाते हुए सिक्कों की आकृति, वीणा बजाते हुए सिक्कों की जो आकृति वाला सिक्का था वो किसने चलाया? तो तुम्हें बताना है कि ये जो सिक्का चलाया है वीणा बजाते हुए, तो ये समुद्रगुप्त ने चलाया, समुद्रगुप्त के द्वारा चलाया गया। तो समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश के प्रतापी शासक थे, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त पढ़ेंगे। लेकिन वीणा बहुत इंपॉर्टेंट, ये केवल मैं इंपॉर्टेंट सिक्के बता रहा हूं जो एग्जाम में आते हैं। बाकी मैंने सिक्कों के बारे में हल्का हल्का बताया कैसे सिक्कों को जानने में मदद मिलती है। तो वीणा बजाते हुए सिक्के किसने चलाए? तो तुम्हें बताना है कि समुद्रगुप्त के द्वारा चलाए गए। इससे पता चला कि समुद्रगुप्त के समय में संगीत का भी प्रचलन था। दूसरा अगर मैं बात करूं सिक्कों की, कि बुद्ध की आकृति वाले सिक्के किसने चलाए? बुद्ध की आकृति, यानी कि बुद्ध की आकृति सिक्कों पर किसने बनवाई? तो बुद्ध की आकृति तुम देखोगे सिक्कों पर किसने बनवाई है? ये कनिष्क ने बनवाई है। किसने बनवाई है? ये कनिष्क। वीणा बजाते हुए आकृति समुद्रगुप्त ने सिक्के बनवाए। बुद्ध की पहली आकृति सिक्कों पर किसने बनवाई? तो आपको बताना है कि कुषाण शासक कनिष्क ने बुद्ध की आकृति बनाई है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा मैं केवल महत्वपूर्ण के बारे में बात कर रहा हूं, आगे जब हम शासक पढ़ेंगे तो उनके सिक्कों की भी बात करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं तीसरा, कि रोम के जो सिक्के होते थे, यानी कि हमारा जो व्यापार था प्राचीन काल में रोम से या यूनान से व्यापार होता था, उनके जो सिक्के होते थे उनके सिक्के को अरिकामेडु कहा जाता था। उनके जो सिक्के होते थे क्या कहा जाता था? अरिकामेडु। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अरिकामेडु सिक्के किससे संबंधित है? तो तुम्हें बताना है कि रोम से संबंधित है। ये रोम से जो भारत में व्यापार होता था तो रोम के सिक्कों को अरिकामेडु कहा जाता था। ठीक, तो वीणा बजाते हुए बुद्ध की आकृति वाले सिक्के, तीसरा रोम के सिक्कों को क्या बोलते थे? अरिकामेडु। और जो चौथा मैं आपको बता रहा हूं, ये इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिक्कों के अंदर। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये स्वर्ण सिक्के, सोने के सिक्के, सोने के सिक्के भारत में किसने चलाए? ये ध्यान देने वाली बात है और बच्चे इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं। तो इस कंफ्यूजन को मैं दूर कर रहा हूं यहीं पे। ध्यान से एक बात सुने, अगर पूछे कि भारत में सोने के सिक्के किसने चलाए, तो तुम्हें बताना है कि हिंद यूनानी शासकों ने चलाए। हिंद यूनानी शासक, या इंग्लिश में कह सकते हैं इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक शासक ने भारत में पहली बार सोने के सिक्के चलाए। ये क्वेश्चन आए तो तुम्हें बता देना कि भारत में चलाने वाले पहले यानी हिंद यूनानी शासक थे जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए। लेकिन नियमित रूप से सोने के सिक्के भारत में किसने चलाए? यानी कि एक तरीके नियमित रूप से, फिर वो चलते हैं आगे तक। इन्होंने चलाए, बीच में रुके, नियमित नहीं हुए। तो नियमित रेगुलरली सिक्के किसने चलाए हैं? नियमित रूप से भारत में सिक्के किसने चलाए? तो तुम्हें बताना है कि कुषाण शासकों ने, कुषाण वंश ने भारत पर क्या चलाए हैं? सिक्के चलाए हैं भारत में सोने के। नियमित रूप से किसने भारत में सोने के सिक्के चलाए? तो तुम्हें बताना है कि कुषाण वंश ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। लेकिन अगर तुमसे पूछे कि कुषाण वंश में, आप कहेंगे स्वर्ण सिक्के चलाने वाला अगर कुषाण वंश ना दे, उसके राजा का नाम दे दे कि वह कौन सा राजा था जिसने सोने के सिक्के चलाए, तो तुम्हें बताना है कि उसका नाम था विम कैडफिसिस। विम कैडफिसिस। आप देखोगे कुषाण वंश के शासक विम कैडफिसिस, कनिष्क ऐसे शासक थे। उन शासकों में एक विम कैडफिसिस जो है, इसने भारत में सोने के सिक्के चलाए। वंश पूछे तो कुषाण वंश, राजा पूछे या शासक पूछे तो विम कैडफिसिस के द्वारा चलाए गए हैं। और इसने इन्हीं सिक्कों पर शिव, नंदी, त्रिशूल की आकृति बनवाई। शिव, नंदी, त्रिशूल की आकृति बनवाई, यानी शिव, नंदी, त्रिशूल की आकृति वाले सिक्के भी किसने चलवाए?
विम कैटफिशिस ने सोने के सिक्के भी इसने चला, लेकिन वंश पूछे तो कुषाण वंश कहना है। इसका एक शासक मैंने बताया कौन, कनिष्क था। कनिष्क तुम देखोगे इसने बुद्ध की आकृति बनवाई। जब इसने बुद्ध की आकृति बनवाई तो समझो कनिष्क किस धर्म को मानने वाला था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था। विम कैटफिशिस ने शिव नंदी त्रिशूल की आकृति बनवाई तो ये शैव धर्म को मानने वाला था। यानी कि एक ही वंश के अंदर जो शासक है वो अलग अलग धर्म को मानने वाले हुए हैं। यानी सिक्कों से भी हम अध्ययन कर सकते हैं कि वहां के लोग कैसे थे, वहां किस धर्म को मानते थे। तो मैं इसके माध्यम से आपको यही बताना चाहता हूं कि पुरातात्विक साक्ष्यों में जो सिक्के हैं, सिक्कों के आधार पर हम इतिहास को कैसे जान सकते हैं। तो हमें पता चला कि कनिष्क ने बुद्ध की आकृति बनवाई तो बौद्ध धर्म को मानता था, विम कैटफिशिस ने शिव नंदी त्रिशूल की आकृति बनवाई तो ये शैव धर्म को मानता था। तो ये जो मैंने सिक्के बताए तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वाले थे, लेकिन आगे चलकर मैंने बताया जब हम शासक पढ़ेंगे शासकों में इनकी बात करेंगे। तो सिक्कों के लिए आज मतलब इतना ही, फिर आगे हम चलते हैं। आगे का बताता हूं, पहले इसको रफ कर देता हूं, इसके नोट्स बनाते रहें। तो मैंने पुरातात्विक साक्ष्य बताए, पुरातात्विक साक्ष्यों में पहले अभिलेख बताए कि अभिलेखों से हम इतिहास को जान सकते हैं। फिर मैंने कहा सिक्कों के माध्यम से भी हम अभिलेखों मतलब इतिहास को जान सकते हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, पुरातात्विक साक्ष्यों में मैंने बताया स्मारक, या फिर मैंने कहा भवन, फिर मैंने कहा तीसरा मूर्तियां। मूर्ति के माध्यम से भी सिक्कों को मतलब इतिहास को जाना जा सकता है। अब बात करते हैं सबसे पहले स्मारक की। मैंने पुरातात्विक साक्ष्यों में आपको 3 चीज बताई। पहला मैंने बताया अभिलेख, अभिलेख पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, अभिलेख मैंने बताया किस तरीके से इतिहास को जान सकते हैं। दूसरा मैंने बताया सिक्के, सिक्के अभी इससे पहले बताए हैं। तीसरा मैं बता रहा हूं क्या, स्मारक और भवन मूर्तियां, इनके ये पुरातात्विक साक्ष्यों में तीनों आते हैं। तो स्मारक क्या है अगर बात करें, स्मारक को इंग्लिश में कहते हैं मेमोरियल। मेमोरियल यानी स्मारक और मेमोरियल, ध्यान से सुनो, मेमोरियल मेमोरी, स्मारक स्मृति। यानी स्मारक होते क्या है तो ध्यान से आपको सुनना है कि अगर कोई भी रचना या किसी वस्तु का निर्माण, यदि कोई भी रचना या किसी वस्तु का निर्माण हम कर रहे हैं, वो किसी महापुरुष या किसी घटना को याद रखने के लिए, यह याद रखने के लिए या उसकी याद बनाए रखने के लिए, याद रखने के लिए बनाया जाता है तो उसे स्मारक या मेमोरियल कहते हैं। या किसी की स्मृति को बनाए रखने के लिए, स्मृति मतलब उसकी यादों को बनाए रखने के लिए उसको स्मारक कहते हैं। ध्यान से सुनो, जब किसी भवन का, किसी मंदिर का, किसी मकबरे का, किसी भी मतलब ऐसी वस्तु का निर्माण किया जाता है जो किसी महापुरुष और कोई घटना की स्मृति को बनाए रखने के लिए हो, तो उसको स्मारक या भवन कहते हैं। यानी किसी की स्मृति में या किसी की मेमोरी, किसी की याद में बनाया गया कोई मतलब कोई वस्तु या कोई रचना, उसको हम मेमोरियल या स्मारक कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल शहीद स्मारक। शहीद स्मारक देखो दिल्ली के अंदर शहीद स्मारक है, तो वो किसी उनकी याद में बनाया गया है जो शहीद हुए हैं, इसलिए उसका नाम क्या रखा, शहीद स्मारक। उसके बाद कोई मकबरा हो तो मकबरा भी क्यों बनाया जाता है, किसी की याद के लिए। तो मकबरा देखो, ताजमहल भी क्या है, एक मकबरा है, तो वो मुमताज की याद में शाहजहां ने बनाया है। तो कोई भी ऐसी वस्तु या कोई रचना जो किसी की याद में बनाई गई हो उसको स्मारक या मेमोरियल कहते हैं। ठीक, तो यह आपको याद रखना है कि स्मारक या मेमोरियल का है। आगे जब हम शासक पढ़ेंगे तो शासकों में जो जिसने स्मारक बनाए हैं उन स्मारकों की हम बात करेंगे। ठीक, आज की तुम्हें यही जानना था कि स्मारक के आधार पर भी हम इतिहास को जान सकते हैं। जब कोई तुम स्मारक बनाओगे तो वहां के इतिहास से कोई ना कोई घटना जुड़ी हो।
तो अब भवनों की बात करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। अगर भवनों की मैं बात करूं तो भवन में तुम देखोगे, भवन स्मारक भी हो सकता है, अगर किसी की याद में बनाया गया है तो वो स्मारक है। भवन में वैसे तुम देखोगे इसमें मंदिर निर्माण की शैलियों को पढ़ना होता है। मैं तुम्हें बार बार इसलिए बता रहा हूं कि हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं केवल इतिहास को जानने के स्रोत, इतिहास का अध्ययन करने के लिए किन किन की आवश्यकता होती है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मंदिर निर्माण की भी 3 शैलियां हैं। मंदिर निर्माण की 3 शैलियों में सबसे पहली शैली है जिसका नाम है नागर शैली। दूसरी जो शैली है उसका नाम है बेसर शैली। तीसरी जो है उसका नाम है द्रविड़ शैली। तो 3 शैलियां मंदिर निर्माण के लिए हैं। और नागर शैली जो है ये, यानी मंदिर, भारत में जो मंदिरों का निर्माण होते हैं वो 3 तरीके से ही हो सकते हैं, जिसमें नागर शैली ये उत्तर भारत में होती है। उत्तर भारत के अंदर ये नागर शैली का प्रयोग होता है। ठीक, उसके बाद बेसर शैली आती है। बेसर शैली अगर देखोगे ये महाराष्ट्र, ये गोवा, ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अंदर ये शैलियां चलती हैं। उत्तर भारत में बेसर शैली महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। बाकी जो दक्षिण भारत है उसमें द्रविड़ शैली का प्रयोग किया जाता है। इन राज्यों के अंदर बेसर शैली, बाकी दक्षिण भारत के अंदर जो भी है वो द्रविड़ शैली का प्रयोग किया जाता है। तो मंदिर एक तरीके से भवन ही होते हैं। ध्यान से सुनो, मैंने इसमें आपको बताया कि जो नागर शैली है, अगर आप देखोगे उत्तर भारत के जो मंदिर होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। ठीक, मंदिर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इस तरीके के होते हैं। तो ये नागर शैली है, कला है मंदिर के निर्माण की। ठीक, एक क्या होता है कि जो द्रविड़ शैली होती है, द्रविड़ शैली के अंदर मंदिर सीढ़ी नुमा होते हैं। आप देखोगे वहां के जो मंदिर होंगे वो कैसे होंगे, सीढ़ी नुमा होंगे। जो सीढ़ी नुमा मंदिर होते हैं वो द्रविड़ शैली के होते हैं। और जिनमें द्रविड़ शैली और नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिश्रण हो, सम्मिश्रण हो, दोनों की बात की जाए, दोनों के गुण पाए जाए तो उसको बेसर शैली कहते हैं, जो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मिलती है। मैंने कहा मंदिर निर्माण की शैलियां 3 होती है, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। इन तीनों के ही बारे में मैं बात कर रहा था। तो मंदिर हम पढ़ेंगे आगे चलकर, बहुत मंदिर हमें पढ़ने पड़ते हैं। तो मंदिरों को हम अलग से, एक क्लास मंदिरों की होगी तो मंदिर वहां पर पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर मैं 2 मंदिर की बात करता हूं। पहला मंदिर जिसका नाम है कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। दूसरा बोरोबुद्दूर मंदिर, बोरोबुद्दूर मंदिर। ध्यान से सुनो, जो कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है, ये बहुत क्वेश्चन में आता है कि कंबोडिया का जो मंदिर है ये कहां पर है। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर कहां पर है, तो नाम से देखो कहां पर है, कंबोडिया। नाम है अंकोर वाट मंदिर, देश का नाम है कंबोडिया, जिसकी राजधानी नामपेन है। तो कंबोडिया का जो अंकोर वाट मंदिर है, इसकी ये खासियत कि यहां पर विष्णु की पूजा की जाती है। दूसरा, इसका निर्माण 12वीं शताब्दी या 12वीं सेंचुरी एडी के अंदर हुआ था और इसका निर्माण सूर्यवर्मन प्रथम ने किया था। तो विष्णु की पूजा की जाती है। 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था और 12वीं सेंचुरी एडी में सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, सूर्यवर्मन प्रथम के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। एक और यहां पे याद रखो, ये मेकांग नदी के किनारे बसा है।
मेकांग नदी कंबोडिया की सबसे मुख्य नदी मेकांग नदी है। तो ये भी कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर मेकांग नदी के किनारे बसा है। तो कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर की विष्णु की पूजा 12वीं सेंचुरी एडी में बना सूर्यवर्मन प्रथम के द्वारा मेकांग नदी का निर्माण, मेकांग नदी के किनारे ही मंदिर बसा है। ठीक, फिर आते हैं बोरोबुदुर मंदिर पर। बोरोबुदुर मंदिर अगर आप देखोगे तो इसका जो निर्माण हुआ था वो 750 से लेकर 850 एडी के बीच में हुआ था। कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। उसके बाद तुम देखोगे जो इसका निर्माण कराया गया था वो शैलेंद्र शासकों ने कराया था। शैलेंद्र राजवंश हुआ है तो उस शैलेंद्र राजवंश के शासकों के द्वारा किया गया था। ठीक, तो सीधा सा शैलेंद्र वंश से क्वेश्चन आ सकता है कि बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण किन शासकों ने कराया, तो शैलेंद्र वंश के शासकों के द्वारा किया गया 750 से 1850। यहाँ तुम देखोगे कि इस मंदिर में किसकी पूजा होती है, तो तुम्हें बताना है कि बुद्ध की पूजा होती है। उसमें भी महायान शाखा की पूजा होती है। बुद्ध की महायान शाखा की बात की गई थी इसमें 750 से 850 और शैलेंद्र राजवंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। बुद्ध की महायान शाखा से ये संबंधित है।